जेनेटिक्स पर स्टार्ट हो चुकी है आनुवांशिकी और उसके बाद हम जीव विकास पर बात करेंगे, याद रखिएगा। तो हमारी बातें चली है आनुवांशिकी पर हमारी बातें चल रही है। हमने स्टार्ट किया है तुम्हारा जेनेटिक्स। तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं उन लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यानी वे लक्षण जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं, बच्चों से उनके बच्चों में जाते हैं, ऐसे लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता था, याद रखिएगा। और इसके अलावा हमने बातें की कि एक ही जाति के जीवों के बीच पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं, सारे मानव एक जैसे होते नहीं होते। मानव की तो दूर की बात होती है, एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए बच्चों में भी विभिन्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं और इसे हम कहते हैं विभिन्नताएं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। नमस्कार नमस्कार राज, आप आ चुके हैं। चलिए, तो इसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे वो तुम्हारी आनुवांशिकी है। और मैंने कहा था कि जो आनुवांशिकी शब्द ये पैटर्सन ने दिया था और फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के जनक जो है वो तुम्हारे जॉन ग्रेगर मेंडल साहब है। और आधुनिक आनुवांशिकी के जो जनक है इवनिंग प्रिमरोज नाम का एक पौधा होता है, सुबोध। इवनिंग प्रिमरोज नाम का एक पौधा होता है, याद रखिएगा। इवनिंग प्रिमरोज नाम का पौधा होता है जिस पर हमारे कार्ल कोहेंस ने प्रयोग किए थे। हम इस पर बात करेंगे। चलिए, इसके बाद हमने कहा कि आधुनिक आनुवांशिकी के जनक पैटर्सन है और प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के जनक मॉर्गन साहब कहलाते हैं। हम बात कर रहे थे मेंडल पर। तो मेंडल के जीवन परिचय पर हमारी बातें शायद चल रही थी और मैंने आपको समझा तो दिया था, लेकिन केवल लिखवाना था। तो मेंडल का जीवन परिचय या मेंडल के बारे में बात करते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर उपाधि होती है जो पादरी होता है उसको दी जाती है। जॉन ग्रेगर मेंडल की बात हम करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1822 में। 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म होता है। 1822 का जन्म होता है। स्थान होता है सिलिसिया गांव। ये सिलिसिया गांव होता है। सिलिसिया गांव होता है जो हेजनडॉर्फ प्रांत में रहता है। हेजनडॉर्फ प्रांत में रहता है। और ये हेजनडॉर्फ प्रांत होता है आपका, हेजनडॉर्फ प्रांत होता है ये ऑस्ट्रिया में। ये ऑस्ट्रिया में होता है, याद रखिएगा। यहाँ इनका जन्म होता है। और ये जिस पौधे पर प्रयोग करते हैं, ये जो पौधा होता है जिस पादप पर ये प्रयोग करते हैं, पादप ये है उद्यान मटर। याद रखना, ये उद्यान मटर है। उद्यान मटर है जिसको कहते हैं पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम कहते हैं। इस पर इन्होंने प्रयोग किए, सेटाइवम पर प्रयोग किए। पादप ये था कार्ल वुज के कहने पर। याद रखना, कार्ल वुज के कहने पर। कार्ल वुज के कहने पर ये काम किया, के कहने पर इन्होंने किया। अच्छा, कब से कब तक किया? तो ये 1800, मैं ये लिख देता हूँ, 1857 से लेकर 1864 तक इन्होंने प्रयोग किए। अच्छा, इसके बाद क्या किया? अपने प्रयोगों को छपवाया। इसमें संस्था का नाम था, पत्रिका लिख देता हूँ पहले। पत्रिका का नाम था वार्षिकी। उस वार्षिकी पत्रिका में छपवाया था पहले। वार्षिकी पत्रिका में छपवाया था। साप्ताहिक पत्रिका थी, लेकिन जो संस्था थी जिसके सामने अपने शोध पत्रों को प्रस्तुत किया, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये वो संस्था थी जिस पर अपने प्रयोगों को छपवाया 1865 में। 1865 में अपने प्रयोगों को छपवाया था। उसका जो शीर्षक रहता था, शीर्षक जो रहता था अपने प्रयोगों का, शीर्षक जो था वो था आपका, याद रखना, पादप संकरण के प्रयोग। पादप संकरण के प्रयोग। पादप संकरण के प्रयोग। ये बात आपको मेडल के लिए याद होनी चाहिए। मैंने बताया। अच्छा, 22 जुलाई 1822 को बिल्कुल आशाकरण है ऑस्ट्रिया। आशा बिल्कुल ऑस्ट्रिया में इनका जन्म होता है। ऑस्ट्रिया देश में इनका जन्म होता है। सिलिसिया गांव हेजनडॉर्फ प्रांत में इनका जन्म होता है। और पादप था उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर। कब से कब तक प्रयोग किया? तो 1857 से लेकर 1864 तक प्रयोग करते हैं। वहां की नुक्कड़ पत्रिका निकलती है, वार्षिकी पत्रिका में अपने प्रयोगों को छपवाते हैं। संस्था का नाम होता है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। के सामने अपने इन शोध पत्रों को जितना भी उन्होंने प्रयोग किया था उनको इसके सामने ये लाते हैं और अपना शीर्षक रखते हैं पादप संकरण के प्रयोग। और जब वो छपवाते हैं, क्योंकि उससे पहले भी ये प्रयोग कर रहे थे, इस मासिक नाम की पत्रिका में अपने प्रयोगों को छपवा रहे थे, तो उस समय 1857-58 के आसपास उसमें बहुत बड़े वैज्ञानिक थे डार्विन साहब ये पता लगा रहे थे कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उन्होंने किताब लिखी थी 1859 के अंदर, 1859 के अंदर एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम होता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। समकालीन जितने भी वैज्ञानिक उस समय के थे वो सारे के सारे वैज्ञानिक डार्विन की पुस्तक पढ़ने में व्यस्त थे। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे। 1865 तक प्रयोग करते हैं। 1865 में अपने प्रयोगों को छपवाते हैं। ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वो संस्था थी जो किसी व्यक्ति के शोध पत्रों को वैश्विक स्तर पर छपवाती थी, लेकिन फिर भी इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1866 आते इन्होंने कहा कि पढ़ने दो, अब मैं कोई प्रयोग नहीं करूंगा और केवल चर्च की सेवा करूंगा। याद रखिएगा, टुटुन शहर में वो पादरी का काम करने लगे और इनकी मृत्यु हो जाती है 1884 में। याद रखिएगा, 1884 में इनकी मौत हो जाती है किडनी में संक्रमण के कारण। मृत्यु लिख देता हूं मैं यहाँ, मृत्यु कब होती है? तो 1884 में। कई बार कथन कारण के प्रश्न आ जाएगा। 1884 में वृक्क में संक्रमण के कारण, किडनी में संक्रमण के कारण, वृक्क में संक्रमण के कारण, किडनी में संक्रमण के कारण इनकी मौत हो जाती है। हालांकि प्रश्न बनते नहीं, लेकिन फिर भी मौत और क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं होता है। ये कारण की मौत हो जाती है। 1884 प्रश्न तुम्हारे पेपर पूछा था फर्स्ट ईयर में, किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर, उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर प्रयोग किया था। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो मेंडल ने मटर से पहले हिलिसिया नामक पादप पर प्रयोग किया था। हिलिसिया नामक पादप पर प्रयोग किया। पादप पर क्या किए थे भाई? प्रयोग। पादप पर प्रयोग किए। तो मेंडल ने प्रयोग पिछली बार एलडीसी पेपर में आया प्रयोग किए। तो एलडीसी पेपर पूछा गया था कि मेंडल ने मटर से पहले किस पादप पर प्रयोग किया? तो हिलिसिया इस पादप पर प्रयोग किए थे। और मेंडल से भी पहले, ये भी याद रखना, पुरानी किताबों में बहुत डिटेल से टॉपिक दिया हुआ, याद रखना। मेंडल ने मटर से पहले, अच्छा मेंडल से पहले मटर के पौधे पर प्रयोग, पौधे पर प्रयोग नाइट वैगोस ने किया। नाइट वैगोस, लेकिन इनको कोई खास सफलता नहीं मिली थी। नाइट वैगोस ने किया, इनको कोई खास सफलता नहीं मिली थी। तो याद रखिएगा, संस्था का नाम है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। पादप संकरण के प्रयोग, उद्यान मटर पर प्रयोग किया। एक मीठी मटर भी होती है, लेटेरस ओडोरेटस, जंगली मटर भी कहते हैं, उस पर प्रयोग नहीं किया। उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, याद रखिएगा। मीठी मटर या जंगली मटर, लेटेरस ओडोरेटस होती है, उस पर कोई प्रयोग मेंडल ने नहीं किया था। तो नाइट वैगोस ने मेंडल से पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मेंडल ने मटर से पहले हिलिसिया नामक पादप पर प्रयोग किया था। कार्ल लूस के कहने पर ये मटर के पौधे को उन्होंने अपना प्रयोग का जरिया बनाया, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अब कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। मेंडल से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो शब्दावलियां या परिभाषाएं, मेंडल की शब्दावलियां। तो मेंडल की प्रमुख शब्दावलियां पढ़ा रहा हूं मैं। प्रमुख शब्दावलियां या परिभाषाएं, परिभाषाएं पढ़ा रहा हूं। कौन कौन सी मेंडल की परिभाषा है और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ये याद रखना। अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मेंडल की कहानियों के बाद। अब हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और आ रहे हैं सबसे पहले कारक क्या होता है। सबसे पहले जो परिभाषा मेंडल ने दी है वो कारक की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कारक क्या है? कारक जिसको जीन भी कहा जाता है और कारक को जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा है, फैक्टर। और फैक्टर को बाद में जीन कहा जाने लगा, जीन। तो ये जीन क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बातों को आराम से। कहानी क्या है?
ये जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे होते हैं, इनको ले जाने का काम होता है। मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं तुम लोगों को, थोड़ा समझा दे रहा हूं कहानी क्या है। लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, माता पिता से बच्चों में जाते हैं, बच्चों में जो लक्षण जाते हैं, ये जाते हैं गुणसूत्रों के द्वारा। ये लोग ये गुणसूत्र लक्षणों को लेकर जाते हैं। 23 गुणसूत्र पिताजी से आते हैं, 23 माताजी से आते हैं, दोनों पीढ़ी के 46 गुणसूत्रों वाला ये बच्चा अब जीवन का प्रारंभ हो चुका है। अब मेरी बात सुनना, ये गुणसूत्र होते हैं 46 और इन्हीं गुणसूत्रों पर लगे होते हैं जीन। ध्यान से सुनना। और जीन बने होते हैं डीएनए के। इसके बने होंगे भाई डीएनए, और ये डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए एक चिप है जिसमें हमने अपने सारे आनुवंशिक लक्षणों को स्टोर कर रखा है। हमारे शरीर के जितने भी आनुवंशिक लक्षण है वो हमने छोटी सी चिप में डाल रखे हैं। उस चिप का नाम है डीएनए। ठीक है भाई। और ये डीएनए क्या बनाती है? जीन बनाती है। और जीन मिलता है तुम्हारा, ये जो डीएनए होता है ये मिलता है तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये डीएनए मिलकर तुम्हारे गुणसूत्रों का निर्माण करता है। तो गुणसूत्र क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए के छोटे छोटे खंड क्या है? जीन है। जीन है। तो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेकर जा रहा है? तो याद रखिएगा तुम्हारा ये गुणसूत्र लेकर जा रहे हैं। तो उन आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित कौन करता है? जीन करता है। क्योंकि जीन किसका बना हुआ है? डीएनए का। जीन केवल डीएनए का बना होता है। और जीन में या डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मिल जाए तो वो तुम्हारे गुणसूत्र है। 23 गुणसूत्र पिताजी से, 23 गुणसूत्र माता से आते हैं, और 46 गुणसूत्र आगे। अब उन 46 गुणसूत्रों पर जो जीन है यानी डीएनए है वो लक्षणों का निर्धारण करेगा। कान कैसा होगा, नाक कैसा होगा, आंख कैसी होगी, त्वचा का रंग कैसा, हाइट कितनी, हड्डियों की संख्या कितनी, दिखने में कैसे होगा, सारा का सारा निर्धारण इन्हीं जीन यानी डीएनए का होता है। लेकिन तब तक जीन के बारे में कोई बात नहीं होती थी। मेंडल ने कहा कि वो कारक है। क्या है वो? कारक है। तो आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाली इकाई, आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाली इकाई को मेंडल ने लक्षणों को निर्धारित करने वाली इकाई, आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाली इकाई को मेंडल ने कारक कहा। मेंडल ने क्या कहा? कारक या फैक्टर कहा। बाद में जॉनसन ने इसे जीन कहा। भाई जॉनसन ने इसे जीन कहा। अब सुनना मेरी बात। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाते हैं? तो कुछ सूत्र धागे लेकर जाते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। गुण का मतलब लक्षण, सूत्र का मतलब धागे। ऐसे धागे जो गुणों को लेकर जाते हैं वो तुम्हारे गुणसूत्र हैं, और उन्हीं गुणसूत्रों पर होते हैं जीन। और वो जीन लक्षणों का निर्धारण करते हैं। लक्षणों का निर्धारण करेंगे। त्वचा का रंग कैसा होगा, आंख कैसी होगी, आईब्रो कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, कान कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, सब निर्धारण कौन करेगा? तो भैया ये जीन करेगी। लेकिन तब तक केवल कारक समझ चलता था। मेंडल ने उसे कारक कहा और बाद में कहा जॉनसन ने उसे जीन। तो प्रश्न आता है आनुवंशिक लक्षणों को नमस्कार घनश्याम, आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाली इकाई कारक है मेंडल के अनुसार, और जॉनसन के अनुसार वो जीन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप में जो नाक बना है, कान बना है, त्वचा का जो रंग है, या आईब्रो है आपकी, बाल कैसे हैं आपके, आप नर हो कि मादा हो, ये सारी बातों का जो निर्धारण होता है वो इन्हीं जीन के द्वारा ही होता है। ये जीन होते हैं, याद रखना। और ये जीन गुणसूत्रों पर होते हैं और गुणसूत्र लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। लेकिन जीन उन लक्षणों का निर्धारण करेगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कारक क्या है। इसके बाद जो दूसरी परिभाषा है, ध्यान सुनिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। उस पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये है तुम्हारी युग्म विकल्पी, या इसी को कहते हैं एलील कहते हैं, या इसी को एलिलोमॉर्फ कहते हैं। ये एक ही बात है, याद रखिएगा। या तो इनको युग्म विकल्पी, एलील या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये एलील क्या है? किसी भी जीन के दो रूप होते हैं, जो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। और ये जब जीन के दोनों रूप जब जोड़े में आएंगे तभी लक्षणों का प्रदर्शन होगा, इन लक्षण निर्धारित होंगे। तो किसी भी जीन के दो रूप होते हैं जो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और एक दूसरे के विकल्पी होते हैं। विकल्पी होने का मतलब समझना, अगर अकेला आ जाएगा तो कभी लक्षणों को प्रकट नहीं कर पाएगा, दूसरा जब साथ होगा तभी लक्षणों का प्रदर्शन होगा, लक्षण निर्धारित होंगे। तो क्या बोला मैंने? किसी जीन के दो रूप जो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और दूसरे के विकल्पी होते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। किसी जीन के दो रूप जो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, तथा एक दूसरे के विकल्पी होते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। भाई किसी भी जीन के, जैसे मान लो तुम्हारा एक लक्षण है लंबाई का। अब लंबाई में कोई व्यक्ति लंबा भी हो सकता है तो कोई व्यक्ति बौना भी हो सकता है। ये दोनों लंबाई के लक्षण है। कोई व्यक्ति लंबा भी हो सकता है और बौना भी। तो लंबाई के लक्षण के जो जीन जिम्मेदार होगा उसको हम याद रखना, उसको हम लंबा है तो उसको टी से लिखेंगे। और अकेला टी नहीं भाई, हमेशा दो रूप में आएगा, या तो कैपिटल टी में आएगा या कैपिटल टी और स्मॉल टी में भी आएगा। और बोने के लिए हमेशा स्मॉल टी आएगा। तो किसी भी जीन, एक जीन है जो लंबाई का लक्षण लेती है तुम्हारा, उस लंबाई में कोई व्यक्ति लंबा भी हो सकता है तो बोना भी हो सकता है। लंबा मान लो कोई व्यक्ति लंबा है तो लंबे के जो जीन होगा उसके दो रूप होंगे, या तो कैपिटल टी होगा, शुद्ध रूप होगा, या कैपिटल टी या स्मॉल टी होगा। ये हमेशा जोड़े में जो दो रूप तुम लोगों को दिख रहे हैं, ये दो रूप जो हमेशा जोड़े में होंगे, एक दूसरे के विकल्पी होंगे। मतलब दोनों साथ आएंगे तभी लक्षणों का प्रकट होगा, नहीं तो अगर अकेला कभी भी, ये स्मॉल टी कभी भी अकेला लक्षण प्रकट नहीं कर सकता, ये कैपिटल टी कभी भी अकेला लक्षण प्रकट नहीं कर सकता, एक दूसरे के विकल्पी है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये परिभाषा समझ में आ गई। परिभाषा बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि किसी भी जीन के दो रूप जो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और दूसरे के विकल्पी होते हैं कहलाते हैं। तो युग्म विकल्पी नहीं आता, वो शब्द देता है तुम्हें एलील नाम से ये शब्द दिया जाएगा। एलील या एलिलोमॉर्फ भी कहा जाता है इसे। तो मैंने अभी बताया कि व्यक्ति की लंबाई के लिए हम बात करें, लंबाई के लिए युग्म विकल्पी हो गया। तो ये तुम्हारा लंबाई का लक्षण है। लंबाई में कोई व्यक्ति लंबा भी हो सकता है तो कोई बौना हो सकता है, लंबा हो सकता है तो बौना भी हो सकता है। लंबे के लिए हम कैपिटल टी लिखेंगे या कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, और बोने के लिए स्मॉल टी। तो किसी भी जीन के दो रूप जो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और एक दूसरे के विकल्पी होते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाता है, आशा करें आप लोगों को समझ में आ रही है बातें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। फर्स्ट ग्रेड के लोगों को साइंस पहली बात छोड़ देते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात चल रही है। चलिए मेरा पढ़ाना धन्य हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड लोगों को। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि फर्स्ट ग्रेड के लोग पहली बार साइंस पढ़ते नहीं है तो वो थोड़ा कोई एक टॉपिक पढ़ के छोड़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके दो रूप होते हैं, एक होता है समयुग्मजी, इसको बोलते हैं होमोजाइगस, समयुग्मजी। अगली परिभाषा अब देखो, यदि जोड़े के दोनों रूप समान है, यदि जोड़े के थैंक यू राज, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ध्यान सुनो, यदि जोड़े के दोनों रूप अगर समान है, दोनों रूप समान है, कोई कैपिटल टी या स्मॉल टी, अगर जोड़े के दोनों रूप समान है तो उसे समयुग्मजी कहेंगे। याद रखिएगा, यदि
जोड़े के दोनों रूप, जोड़े का मतलब ये रहा तुम्हारे सामने, जोड़े में पाए जाते हैं, ये वाला, इसी परिभाषा को आगे ले रहा हूं। यदि जोड़े के दोनों रूप, जोड़े के दोनों रूप समान है, जोड़े के दोनों रूप समान है, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं, याद रखिएगा। कहते हैं जैसे जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, जैसे कैपिटल आर, जैसे लाल रंग के फूल वाला आपने मेरे को पढ़ाओ तो लाल रंग के फूल लिए थे उसने और सफेद रंग वाले फूलों से क्रॉस करवाया था, तो जो लाल रंग का उसको कैपिटल आर से लिखते थे और सफेद फूलों को स्मॉल आर इस प्रकार। यदि जोड़े के दोनों रूप समान है तो समयुग्मजी है, और दोनों रूप अगर अलग-अलग है तो फिर विषमयुग्मजी है। हेटेरोजाइगस कहेंगे उसे, तो अगली परिभाषा रहेगी तुम्हारी विषमयुग्मजी। ये परिभाषा आपको आनी बहुत जरूरी है, विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी जिसको हेटेरोजाइगस कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं, ये हेटेरोजाइगस है, विषमयुग्मजी है। यदि जोड़े के दोनों रूप, जोड़े के दोनों रूप अलग अलग हैं तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे भाई? विषम युग्मजी। उसे विषम युग्मजी कहते हैं, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं, याद रखिएगा, विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस प्रकार। अगर जोड़े के दोनों रूप अलग अलग हैं तो ये विषम युग्मजी है, ये विषम युग्मजी है। तो किसी भी जीन, देखो आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाली इकाई जीन है। किसी भी जीन के दो रूप हैं, युग्म विकल्प या एलील कहलाते हैं। यदि जोड़े के दोनों रूप समान है तो समयुग्मजी है, और अगर अलग अलग है तो विषम युग्मजी है। उम्मीद करता हूं कि ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर आदि इस प्रकार के रह जाएंगे। नोट डाल रहा हूं यहां, सुनना आराम से। समयुग्मजी को शुद्ध तथा विषम युग्मजी को अशुद्ध कहते हैं। विषम युग्मजी को अशुद्ध भी कहते हैं, अशुद्ध भी कहते हैं। तो कहीं शुद्ध लिखा है इसका मतलब होगा समयुग्मजी, और अशुद्ध लिखा है इसका मतलब होगा विषम युग्मजी। अशुद्ध भी कहते हैं, बात समझना। अगर कहीं पेपर में कोई बात आ जाए शुद्ध की, इसका मतलब समयुग्मजी की बात है, दो शुद्ध जनकों में क्रॉस कराना। दो शुद्ध जनकों का मतलब कहना चाहता है समयुग्मजी में क्रॉस करवाना। और अगर आ जाए दो अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब होता है जहां पर विषम युग्मजी की बात कर रहा है, यानी कि इस प्रकार की जो जीन संरचना मिलेगी वो आपका अशुद्ध हो गया है, तो समयुग्मजी को शुद्ध, विषम युग्मजी को अशुद्ध भी कहते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा रहेगी तुम्हारी संकरण तथा संकर, हाइब्रिडाइजेशन तथा हाइब्रिड, यानी एंड हाइब्रिड। जब दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाया जाता है तो जो पहली पीढ़ी में जो बच्चे पैदा हुए, दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाया और अगली पीढ़ी में जो बच्चे पैदा हुए, जो क्रॉस करवाना था वो संकरण। दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाना संकरण है, और इससे जो संतति पैदा होती है, ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो संकर कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं। तो आज के जो मार्केट में हमारे बीज आते हैं, जितने बीज आते हैं वो सबके सब बीज हाइब्रिड बीज होते हैं, याद रखिए। वो हाइब्रिड बीज दो शुद्ध जनकों, दो शुद्ध का मतलब होता है अच्छे लक्षणों वाले जनकों में क्रॉस करवाने के बाद वो बीज पैदा किए जाते हैं। तो दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाना क्या है? क्रॉस करवाना कहलाएगा संकरण, और इससे जो संतति पैदा होगी वो संकर कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे? दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाना, दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाना, तो शुद्ध जनकों में क्रॉस कराना। भाई क्या थोड़ी देर आगे है, बहुत तेज बोलो। जनकों में क्रॉस कराना, दो शुद्ध जनकों में क्रॉस कराना संकरण कहलाता है, तथा इससे उत्पन्न संतति को, तथा इससे उत्पन्न संतति का मतलब होता है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, संतति मतलब ऑफस्प्रिंग, उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं, संकर कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाना क्या कहलाएगा? संकर कहलाता है, और इससे जो उत्पन्न संतति होती है वो हाइब्रिड कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों शब्द तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे कि संकर क्या है और संकर क्या है, याद रखिएगा। संकर क्या है और संकर क्या है? तो दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाना क्या है? संकर होगा, और इनसे जो संतति पैदा होती है उसको हम संकर या हाइब्रिड कहते हैं, याद रखिएगा, संकर या हाइब्रिड कहते हैं। इसके बाद है आपका संकर ओज। ये दोनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं संकर ओज की। संकर ओज क्या है? संकर ओज, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड वेगर। ये क्या होता है? ध्यान सुनना इस बात को। दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाए तो उनसे जो संतति पैदा हुई वो आपकी कहलाई संकर। अभी जो संतति है अगर वो अपने जनकों से लक्षणों में श्रेष्ठ है, जो संतति पैदा हुई अगर वो लक्षणों में अपने जनकों से श्रेष्ठ है तो उसे संकर ओज कहेंगे। तो लिखना क्या लिखेंगे इधर? उत्पन्न संतति या संकर की बात है, उत्पन्न संतति या संकर, हाइब्रिड। संतति जैसे क्या कह रहे हैं हम? संकर। अगली पेज लिखता हूं, संतति यानी कि संकर, हाइब्रिड। यदि अपने जनकों से लक्षणों में श्रेष्ठ है तो उसे संकर ओज कहते हैं, हाइब्रिड वेगर कहते हैं, याद रखिएगा। अब मेरी बात सुनो। जैसे मान लेते हैं कि दो गेहूं की किस्में हैं, एक ऐसी किस्म है जो कम पानी में पकने वाली होती है, मतलब कम ताप में, अधिक ताप में उसमें पक जाती है और कम पानी में पक जाती है, और लेकिन उसकी हाइट छोटी है, पैदावार कम होती है। एक ऐसी किस्म है जिसकी हाइट ज्यादा है और पैदावार में ज्यादा आती है, कम लगते हैं। दो अच्छी लक्षण वाली किस्में आ गई। अब उन दोनों में हमने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। क्रॉस का मतलब मेल और फीमेल गेमेट को मिलवाया, और मिलवाने के बाद जो अगली संतति पैदा हो रही है वो ऐसे बीज पैदा हो गया जो कम पानी में पकेगा, हाइट में भी ज्यादा होगा, और उसे रोग भी नहीं लगेंगे। तो ऐसी जो संतति आई, ऐसी जो ऑफस्प्रिंग आया, वो अपने लक्षणों से क्या, अपने जनकों से भी क्या है? श्रेष्ठ है, तो उसको कहेंगे कि ये हाइब्रिड वेगर है, संकर ओज है। तो ऐसी संतति जो अपने लक्षणों में अपने जनकों से भी श्रेष्ठ होती है वो तुम्हारी संकर ओज कहलाती है। उम्मीद करता हूं दोनों बातें समझ में आ गई। तो संकर क्या है? दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाना, दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाना क्या है? संकर मतलब समझ इसका। जैसे भारत के इंटेलिजेंट लोग, जितने भारत के जो इंटेलिजेंट लोग थे, जितने जो लोग नासा में चले गए या अमेरिका चले गए, वहां उन्होंने जाकर वहां के लोगों से शादी कर ली। यहाँ की जितनी महिलाएं थी वहां के पुरुष शादी कर ली, जो नासा में वैज्ञानिक लोग थे, और यहाँ की जितनी महिलाएं थी या जहां भी पुरुष थे वहां की महिलाओं से जो उन लक्षणों में श्रेष्ठ है वहां उन्होंने शादी कर ली। अब यहाँ का इंटेलिजेंट व्यक्ति वहां की इंटेलिजेंट औरत से शादी कर रहा है, तो दो शुद्ध जनकों में जो क्रॉस हुआ वो क्या कहलाया भैया? संकर कहलाया। और इनसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हाइब्रिड है, क्योंकि एक अमेरिका की वुमेन और भारतीय मेल है, उन दोनों की शादी होने से जो बच्चा पैदा हो रहा है, अब तो लक्षणों, तो श्रेष्ठ लक्षण वाले जीवों में, श्रेष्ठ लक्षण वाले जीवों में क्रॉस हुआ, तो जो बच्चा पैदा हुआ वो क्या कहलाया? हाइब्रिड। अगर वो लक्षण में बच्चा उनसे भी श्रेष्ठ निकल जाता है तो वो फिर कहलाता है संकर ओज।
तो अमेरिका के आगे बढ़ने का कारण यह है कि भारत के जितने भी या विश्व स्तर पर जितने भी अच्छे इंटेलिजेंट लोग थे उन्होंने उसको सॉल्व करने का किया, अपने आप गलती करवा दिया और अमेरिका किनारे कर दी और वहां के उन्होंने सुपीरियर सुपीरियर लोगों से शादियां की और वहां पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सुपीरियर हो रहे हैं। सीधी सी बात है। तो दो शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाना क्या है? संकर और इनसे उत्पन्न संतति। संकर अगर वो जो संतति पैदा हो रही है वो लक्षणों में जनकों से श्रेष्ठ हो जाती है तो वो संकर ओज है। चलो ये आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई। आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहे हैं। लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप क्या होता है? लक्षण प्ररूप इसको इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप। लक्षण प्ररूप फिनोटाइप किसी जीव के बाह्य प्रदर्शित लक्षणों को बाह्य प्रदर्शित लक्षणों को बाहर से देखने पर लक्षण आते हैं। बाह्य प्रदर्शित लक्षणों को प्रदर्शित लक्षणों को लक्षण प्ररूप कहते हैं। लक्षण प्ररूप कहते हैं। लक्षण प्ररूप कहते हैं। किसी जीव के बाह्य प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहते हैं भाई? लक्षण प्ररूप कहते हैं। किसी जीव को तो बाहर से देख रहे हो तो वो कैसा दिखता है उसके आधार पर बता देना ही क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप कहलाता है। दूसरा जीनी प्ररूप। जीनी प्ररूप जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना के आधार पर प्रदर्शित लक्षणों को जीनी संरचना के आधार पर प्रदर्शित लक्षणों को जीनी प्ररूप कहते हैं। जीनोटाइप कहते हैं, जीनी प्ररूप कहते हैं। जीनी प्ररूप कहते हैं। जीनी प्ररूप कहते हैं। अब मेरी बात और समझना, ये क्या लिखा मैंने? जीनी और ये क्या लिखा है? सुनना। जैसे मैंने यहां लिखा कैपिटल टी ये मैंने कैपिटल टी का मतलब होता है कि पौधा लंबा है। ये पौधा कैसा है भाई? लंबा है। लंबा। और ये कैपिटल टी लिखा तो इसका मतलब बनता है कि पौधा भी कैसा है? लंबा है। ये भी लंबा है। कैपिटल टी भी लंबा होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा होता है। अब समझ ये कैसा लंबा है? तो ये शुद्ध लंबा है। ये शुद्ध लंबा है। और ये कैपिटल टी है तो ये अशुद्ध लंबा है। याद कीजिए, ये समयुग्म से लंबा है और ये विषमयुग्म से लंबा है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, अभी पढ़ा रहा हूं। तो किसी जीव के बाहर से देखने पर, बाहर से देखा हमने एक पौधा में लंबा लगा, दूसरा पौधा लंबा लगा, क्या वास्तविकता में वो लंबा शुद्ध लंबा है कि अशुद्ध लंबा है? समयुग्म से लंबा है कि विषमयुग्म से लंबा है? इसका पता लगाने के हम जीनी संरचना का आधार लेते हैं। जीनी संरचना, ये जीनी संरचना पता लगा इस वाली से कि पौधा बिल्कुल क्या है? समयुग्म से अशुद्ध लंबा है और इस आधार पर लग रहा है हमें कि वो कैसा लंबा है? अशुद्ध लंबा है। तो उम्मीद करता हूं कि बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। किसी जीव के बाहर से देखने पर वो कैसा है उसके आधार पर उस लक्षण को बताना कहलाता है लक्षण प्ररूपण, लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। और जीनी संरचना के आधार पर तुम बता रहे हो कि ये शुद्ध लंबा है कि अशुद्ध लंबा है, इसका मतलब है कि वो आप क्या कर रहे हो? उसकी जीनी प्ररूप बता रहे हो, जीनोटाइप बता रहे हो। तो उम्मीद करता हूं ये बात तुम लोगों को भी समझ में आई होगी। आगे बढ़ रहे हैं। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या है? प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण ध्यान रखना। जब शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाते हैं, जब शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाते हैं, शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाते हैं, जनकों में क्रॉस करवाते हैं तो जो लक्षण करवाते हैं, तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। डोमिनेट और इंडोमिनेट हो गया आपका। प्रभावी अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम, क्या करना? कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। तथा अप्रभावी लक्षणों को अंग्रेजी में स्मॉल लेटर में लिखते हैं। याद रखना, कैपिटल लेटर में लिखेंगे हम प्रभावी लक्षणों को, अप्रभावी लक्षणों को लिखेंगे हम स्मॉल लेटर में। तो जब शुद्ध जनकों में क्रॉस करवाते हैं तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होगा वो तुम्हारा प्रभावी लक्षण होगा और जो लक्षण प्रकट नहीं होगा वो तुम्हारा अप्रभावी लक्षण होगा। जब हम कभी भी, जैसे मैं तुम्हें इसमें बताना चाह रहा हूं, देखो एक लंबा पौधा था और इस लंबे पौधे का क्रॉस यानी संकरण करवाया हमने बोने से। ऐसा बोना भी दोनों शुद्ध है। ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बोना है। तो याद रखना, लंबा है तो लंबे को हम लंबा प्रभावी होता है तो कैपिटल टी से लिखेंगे, और शुद्ध बोना है तो स्मॉल टी। जब दोनों जीन के दोनों समान होते हैं तो सभी में शुद्ध होते हैं। तो ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बोना है। इनमें से क्रॉस करवाएगा तो एप्पल पीढ़ी में केवल लंबा ही लक्षण प्रकट होता है, केवल लंबा लक्षण प्रकट होता है, लंबा पौधा ही पैदा होता है, यानी कि ये लंबे पौधे होते हैं। तो इसमें जो लक्षण छुप गया, कौन छुपा भाई? बोने वाला छुप गया। या कैपिटल टी ज्यादा प्रभावी हो जाता है स्मॉल टी से और वो इस लक्षण को दबा देता है और खुद का लक्षण प्रकट करवा लेता है। इस वजह से एप्पल पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी थी और प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुआ वो प्रभावी लक्षण होता है और जो प्रकट नहीं हुआ वो अप्रभावी होता है। इसी कारण हम प्रभावी को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे और अप्रभावी को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है वो तुम्हारा प्रभावी है और जो प्रकट नहीं हुआ वो अप्रभावी लक्षण होता है। तो ये कुछ मेंडल की प्रभावी है, आपकी एक होती है एफ1 पीढ़ी और एक होती है F2 पीढ़ी। ये भी याद रखिएगा तुम लोग कि जो लक्षण जो जब क्रॉस कराते हैं तो जो बच्चे पैदा हुए F1 पीढ़ी में होंगे, जो नहीं होंगे वो इसके बाद जो होगा वो F2 पीढ़ी होगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ परिभाषाएं थी मेंडल की, याद रखिएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो मेंडल के कुछ प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि परिभाषाएं तुम्हें समझ में आई है। क्या क्या पढ़ा? ध्यान से सुनते चलिएगा, ध्यान से सुनना आप लोग। क्या पढ़ा हमने? तो सबसे पहले मेंडल में परिभाषा शब्दावली में पढ़ा कि कारक क्या है। तो याद रखना, अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाली इकाई, निर्धारित मतलब अनुवांशिक लक्षण जो प्रकट करवाएगा, कान, जीभ, नाक, होठ, आंखें, आईब्रो, बाल, त्वचा, इनका जो निर्धारण करेगा मेंडल के अनुसार वो कारक है। वो क्या है भाई? कारक है। बाद में जॉनसन इसे जीन का है। किसी भी जीन के दो रूप होंगे जो हमेशा जोड़े में मिलेंगे और एक दूसरे के विकल्पी का मतलब समझना। अगर अकेला आएगा तो कभी अपना लक्षण प्रकट नहीं करेगा, जब जोड़े में आएंगे तभी लक्षण प्रकट होंगे। तो उसे हम कहते हैं युग्म विकल्पी। ये रहा तुम्हारा युग्म विकल्पी। जैसे लंबाई में लंबा भी होता है, बोना लंबा कैपिटल टी से या कैपिटल स्मॉल टी से लिखेंगे और बोने को हम स्मॉल टी से लिखते हैं। यदि जोड़े के दोनों रूप समान है तो उसे समयुग्म या अशुद्ध कहते हैं, और अलग अलग है तो उसे हम कहेंगे विषमयुग्म या अशुद्ध कहेंगे। विषमयुग्म या अशुद्ध कहेंगे। अच्छा, दो जनकों में क्रॉस कराना क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। और उत्पन्न जो संतति होती है वो संकर कहलाती है। और अगर वो संकर जो हाइब्रिड जो है वो लक्षणों अपने जनकों से स्वस्थ है तो उसे संकर ओज कहेंगे। इसे संकर ओज कहेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद कहा कि किसी जीव के बाह्य प्रदर्शित लक्षणों को बाहर से देखने पर प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। और जीनी संरचना के आधार पर प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। अच्छा,
जो लक्षण अपन पीढ़ी में प्रकट होगा वो प्रभावी लक्षण होगा, और जो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी होगा। प्रभावी को कैपिटल लेटर में लिखेंगे अंग्रेजी के, और अप्रभावी को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। याद है, तो यहां तक हमारी बातें हो गई। अब हम बात करें मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग या मेंडल के प्रयोग से पहले हम बात करेंगे मेंडल की विधियां। मेंडल की विधियां, मेंडल ने अपना प्रयोग करने के लिए दो विधियों का चयन किया। मेंडल की विधियां प्रयोग करने से पहले दो विधियां बनाई। एक विधि थी उसकी विभूषण, एक विधि थी उसकी विभूषण, और दूसरी इसकी विधि थी थैलीकरण। थैलीकरण विभूषण को हम कहते हैं इमस्कुलेशन। इस पर भी खूब सारे प्रश्न आए। इमस्कुलेशन, ये इमस्कुलेशन होती है, और ये वाली होती है पैकिंग, ये होती है पैकिंग। अब समझना ये कहानी क्या है। इमस्कुलेशन और पैकिंग को समझाने से पहले थोड़ी सी बातें फूल ऊपर हो जाती है। फ्लावर पर बात कर रहे हैं। अगर कभी जीवन में आप लोगों ने फ्लावर देखा तो बताइएगा मुझे। क्या आप लोगों ने कभी फ्लावर देखा है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। जो लोग ऑनलाइन बैठे, क्या आपने कभी फ्लावर देखा है? हाँ जी, आपने देखा है। कैसा होता है मेरे लाल? फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर देखा है, राज ने देखा है, बहुत बढ़िया। आपने फ्लावर देखा है, देखा किसी ने नहीं है, केवल तुम लोगों ने आदान प्रदान ही किया है। फ्लावर कभी जीवन में तुम लोगों ने देखा ही नहीं है। एक्चुअली कहानी ये है, फ्लावर को जब तुम कभी देखोगे तो फ्लावर के अंदर उस फ्लावर का मेल पार्ट होगा और उसका फीमेल पार्ट होता है। देखा कभी मेरे लाल? तुमने केवल पंखुड़ियां देखी है कि लाल है कि सफेद है कि गुलाबी है, ऐसा ही देखा होगा तुम सब लोगों ने जो भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं। राज, आशा, पुष्पा, जो भी तुम लोग बैठे हो, ध्यान से सुनना। एक फ्लावर में उसके मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। तो ये होता है उसका फीमेल पार्ट, ये होता है उसका फीमेल पार्ट। याद रखिएगा, ये फीमेल पार्ट है, और ये इस प्रकार की संरचना देखी होगी तुम लोगों ने, ये एक फ्लावर का मेल पार्ट होता है। वास्तविकता में एक्चुअली तुम लोगों ने जो चीज देखी है वो ये है, ये पंखुड़ियां देखी तुम लोगों ने, ये वाली चीजें देखी होगी। ये चारों रंगीन वाला भाग तुम लोगों ने देखकर तुम्हें लगा होगा कि फ्लावर है। इस फ्लावर रंगीन वाले भाग के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, मेल पार्ट और उसका फीमेल। और नीचे की तरफ तुमने देखा होगा कि ये ग्रीन ग्रीन चीजें दिखती हैं, ये बाह्य दल होते हैं, ये बाह्य दल होते हैं, ये दल होते हैं। इनकी तरफ जो होते हैं वो कीट आकर्षित होते हैं। याद रखिएगा, ये है फीमेल पार्ट, ये वाला भाग फीमेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट में ये वाला भाग होता है अंडाशय, ये वाला भाग होता है अंडाशय ओवरी, ये वाला भाग अंडाशय या ओवरी होता है। ये वर्तिका होती है, ये वर्तिका होती है स्टिग्मा, और ये वर्तिकाग्र होता है स्टाइल, ये वर्तिकाग्र स्टाइल होता है। ये मेल पार्ट है, याद रखिएगा। ये जो बात मैंने बताया ये मेल पार्ट होता है। इस मेल पार्ट में ये वाला भाग पूतंतु होता है, पूतंतु फिलामेंट होता है। ये परागकोश होता है एंथर, ये वाला भाग परागकोश या एंथर होता है, ये एंथर होता है। परागकोश जहां पूतंतु परागकोश से जुड़ता है ये कनेक्टिव या यूजी होता है, ये वाला भाग यूजी होता है। तो इस वाले भाग को कहते हैं कि भाई ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर हो गया। और ये जो मादा वाला भाग होता है ये आपका जायक हो गया, ये जायक हो गया। और ये वाला भाग इसमें अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं, अंडक कार्पल्स, ये अंडक पाए जाते हैं। तो ये होता है एक मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर के अंदर। याद रखिएगा, ये मेल और फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। अच्छा, अब देखो कहानी क्या होती है, तो दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो दोनों विधियां तुम्हें समझ में आ जाएंगी, दोनों विधियां समझ में आ जाएंगी। ये मैं बना रहा हूं फीमेल पार्ट, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा और स्टाइल, ये स्टाइल है। और ये ओवरी अंडाशय है, अंडाशय में पाए जाते हैं, अंडाशय में पाए जाते हैं बीजांड, ये बीजांड होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, और ये है बीजांड, ओव्यूल होते हैं। ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, और ये है इसका मेल पार्ट, ये पुतंतु है, ये पुतंतु है, ये यहाँ यूजी है, कनेक्टिव है, और ये वाला भाग परागकोश है, ये परागकोश एंथर। इसमें बनते हैं परागकण, इसमें परागकण बनते हैं, परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, ये परागकण बनते हैं इसमें, ये परागकण। अगर किसी फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट साथ साथ मिलते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प, उसे हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। और मटर के पौधे हमेशा द्विलिंगी पुष्प वाले होते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही पुष्प में पाया जाता है। तो ऐसे पुष्प जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही पुष्प में होते हैं उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल या आपका द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं, मतलब उसमें नर जनांग फ्लावर में होता है, मादा होते हैं। लेकिन अलग अलग में एक में नर जनांग वाला और एक फ्लावर मादा वाला है तो उसको कहते हैं एकलिंगी पुष्प, याद रखना, उसको हम एकलिंगी कहते हैं। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। अब सुनिए मेरी बात, जब ये तुम्हारा ये परागकोश पक जाता है, ये परागकोश पक जाता है तो इसकी भित्ति जो होती है वो होती है, टूट जाती है। और टूटने के बाद इसमें जो परागकण पड़ते हैं, परागकण कहां तक जाते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र से परागकण होते हुए वर्तिका से होते हुए ये पहुंच जाते हैं अंडाशय में। और अंडाशय में इन परागकणों से बनता है मेल गेमेट, नर युग्मक बनेगा, यहां पर बनेगा नर युग्मक, इससे नर युग्मक बनेगा, ये नर युग्मक बनेगा। और इस बीजांड में बनता है मादा युग्मक, इसमें बनता है मादा युग्मक, मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं। जिस प्रकार हमारे शुक्राणु और अंडाणु बन पाते हैं उसी प्रकार इसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं, मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं फ्लावर के अंदर। मेल और फीमेल गेमेट का मिलना निषेचन होगा, याद रखना, ये निषेचन कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय ये तो बना देता है फल, और ये बीजांड बनाता है बीज में, ये बनाता है बीज में। तो समझ में आ गई बात? इन परागकण होते हैं, इधर ध्यान देना, परागकोश में परागकण होते हैं, ये परागकोश की भित्ति, जब ये परागकण पक जाते हैं तो ये भित्ति टूटती है, और ये परागकण कहां तक गिर गए भाई? वर्तिकाग्र। कहां गिर गए हैं? वर्तिकाग्र पर। इसी घटना का नाम होता है परागण, इसी घटना का नाम होता है परागण या पोलिनेशन। मैं लिख रहा हूं यहाँ, ये इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं यहाँ, परागण या इसे कहेंगे पोलिनेशन। ये लो परागण हो गया। अगर ये एक ही पुष्प में हो रहा है, एक ही पुष्प या एक पौधे के दो पुष्प में भी हो रहा है, एक ही पौधे के दो पुष्प में हो रहा है, या एक ही पुष्प में हो रहा है, एक ही पौधे के दो पुष्प में हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्वयंपरागण, सेल्फिंग। ये स्वयंपरागण हो गया, ये स्वयंपरागण हो गया। लेकिन एक पुष्प के परागण, एक पुष्प के परागण किसी दूसरे पौधे की पुष्प की दूसरे पौधे की बात कर रहा हूं, उसी पौधे पर लगेगा तो स्वयंपरागण कहेंगे। तो अलग अलग पौधों में होगा तो परपरागण हो जाएगा, तो ये परपरागण हो गया। दो बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो ये है, ध्यान से सुनना। अगर एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिका पर जा रहे हैं या उसी पौधे की दूसरी पुष्प की वर्तिका पर जा रहे हैं तो स्वयंपरागण। एक ही पौधे के दो पुष्प में तो स्वयंपरागण। तो अलग अलग पौधों में अगर ये कहानी हो रही है तो उस घटना को कहेंगे परपरागण। तो दो बातें मैं तुम्हें और बता देता हूं यहां पर, मैं मेडल की वीडियो से पहले एक परिभाषा तुम्हें और करवा देता हूं। परागण क्या है? परागण पोलिनेशन क्या है? ध्यान से सुनना, पोलिनेशन लिखना। परागकणों का पुष्प की वर्तिका तक पहुंचना, पुष्प की वर्तिका तक पहुंचना, वर्तिका तक पहुंचना। परागकणों का पुष्प की वर्तिका तक पहुंचना परागण कहलाता है, परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है।
यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार है? पहला होगा स्वयं परागण यहां से कहते हैं सेल्फिंग, इसे कहते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग में क्या होगा, ध्यान से सुन लेना। एक पुष्प के परागकणों का, एक पुष्प के परागकणों का पोलन ग्रेन का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, या उसी पादप के दूसरे पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वयं कहलाता है। स्वयं परागण कहलाता है भाई। दूसरा होता है इसमें आपका पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे इसे। ये क्या कहलाता है, देखो एक पुष्प के परागकणों का, एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पादप की लिख रहा हूं, दूसरे पौधे के लिख रहा हूं, दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पहुंचना, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना पर परागण कहलाता है। यदि ये कहानी एक ही पुष्प में हो रही है, एक ही पौधे के दो पुष्प में हो रही है तो स्वयं परागण, दो अलग अलग पौधों के पुष्प में हो रही है तो ये घटना पर परागण है, याद रखो। तो स्वयं परागण और पर परागण की कहानी, हाँ अच्छा ध्यान सुनिएगा, जो ये तुम्हारी तितलियां होती है, मधुमक्खियां होती है, जब ये पुष्प पर बैठती है तो यहाँ पर जो ये अंडाशय होते हैं, यहाँ पर मकरंद ग्रंथियां होती है, बहुत सारी मकरंद ग्रंथियां, मकरंद होता है, और इसी मकरंद को चूसने के लिए जो फ्लावर पर बैठेगी तो उसकी फ्लावर पर बैठने से उसके अंदर नर और ये जो परागकण होते हैं वो चिपक जाते हैं, और जब कोई मधुमक्खी तितली दूसरे पुष्प पर जाकर बैठेगी तो वहां पर जो अपने को खिलाएगी तो अपने परागकणों को वहां डाल देती है दूसरे पर। इस घटना से होता है पर परागण। ये पर परागण वायु से भी हो सकता है, कीटों से भी हो सकता है, जल से भी हो सकता है, बहुत से जीवों से पर परागण की घटना होती है। तो भी करता हूं, लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो परागण स्वयं परागण भी होगा, पर परागण भी होगा। ये फीमेल था और ये मेल वाला भाग था, याद रखिएगा। ये द्विलिंगी पुष्प होता है, अगर दोनों अलग अलग है तो एक लिंगी पुष्प होता है, याद रखिएगा तुम लोगों की कहानी। तो मैं कहता हूं ये बात लोगों को समझ में आ गई हो। अब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें कि विभूषण क्या है, ये घटना क्या है और ये थैलीकरण क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। विभूषण को मैं अब आगे लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, यहां लिख रहा हूं, यहां पर। अब इसमें पहली घटना है विभूषण, या इसको कहते हैं ए मस्कुलिस, विभूषण। ध्यान से सुनना, विभूषण क्या है। तो मैं यहां पर एक फ्लावर बना रहा हूं, या पकने से पहले परागकोश को काट देना, विभूषण कहलाता है। क्या किया भाई, पकने से पहले ही परागकोश को काट देना ही क्या कहलाता है, विभूषण कहलाता है। देखना कैसे, ये है फीमेल पेमेंट वाला और ये मेल वाला है। इस मेल वाले में यहाँ पर बहुत सारे परागकण होते हैं, तो पकने से पहले ही इसको काट दिया है। किसको काटा भाई, परागकोश को काट दिया। क्यों काटा होगा, क्योंकि अगर पक जाता तो ये भित्ति टूटती और इसी फ्लावर परागकण को गिर जाते, कौन, परागकण, इसी परागकण गिर जाते, इसे कहते हैं स्वयं परागण। इसका मतलब ये था कि मेंडल ने इसको पकने से पहले ही काट दिया। इसका मतलब मेंडल ये चाहता था कि स्वयं परागण ना हो, इसीलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो क्यों करता है मेंडल ऐसा, याद रखो। तो ये करता है स्वयं परागण को रोकने के लिए, स्वयं परागण को रोकने के लिए, स्वयं परागण को रोकने के लिए मेंडल ने कौन सी विधि अपनाई, तो विभूषण अपनाई। विभूषण, उम्मीद करता हूं ये विभूषण समझ में आया होगा। ये विभूषण समझ में आया होगा, समझ, जो लोग ऑनलाइन बैठे बताना मुझे क्या विभूषण समझ में आया आप लोगों को, ये विभूषण क्या होता है। फिर ये अगली घटना देखना। दूसरा क्या है, ये रहा तुम्हारा इसमें फीमेल वाला पार्ट और ये अंडाशय, ये यहाँ पर परागकोश, ये है। अब उसने क्या किया, थैली से ढक दिया है, इसको मादा वाले पार्ट को थैली से ढक दिया है, ये थैली लगा दी ऊपर, याद है। क्यों किया होगा, उसने इसलिए किया होगा कि बाहर से कोई कीटों के द्वारा परागकण आकर यहाँ ना गिर जाए, बाहर से आकर मतलब दूसरे पौधों से आकर ना गिर जाए, इसलिए किया होगा ताकि पर परागण ना हो सके। मतलब वो यहाँ पर स्वयं परागण करना चाह रहा था और यहाँ पर वो पर परागण करना चाह रहा था, स्वयं परागण को रोकने के लिए विभूषण और पर परागण को रोकने के लिए उसने क्या कर दिया, थैलीकरण। दूसरी विधि क्या थी भाई, थैलीकरण। वर्तिकाग्र को थैली से ढकना, थैलीकरण कहलाता है। क्यों किया ऐसा भाई, क्यों किया होगा, तो यहां पर वो क्या करना चाहता था, स्वयं परागण करवाने के लिए, सेल्फिंग कराने के लिए, कौन सी विधि करवाने के लिए भाई, स्वयं परागण करवाने के लिए उसने इसी विधि का उपयोग किया, थैलीकरण का। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि मेंडल ने दो विधियां अपनाई। एक विभूषण में क्या कर दिया, पकने से पहले परागकोश को काट दिया ताकि सेल्फिंग ना हो सके, स्वयं परागण ना हो सके। और यहां पर उसने काटा नहीं, यहां पर उसने वर्तिकाग्र को थैली से ढक दिया ताकि किसी दूसरे पौधे से परागकण आकर इस वर्तिकाग्र पर ना गिर जाए। इस वजह से उसने थैलीकरण किया। यहां वो क्या कर रहा है, यहां वो पर परागण रोक रहा है, मतलब स्वयं परागण कराना चाह रहा होगा, और यहां वो स्वयं परागण रोक रहा है, मतलब वो पर परागण करवाना चाह रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि बातें तुम लोगों को समझ में आई है। तो मेंडल ने दो विधियां अपनाई, पहली विभूषण प्रसंजी पर कराता है, इस पर याद रखना। दूसरा थैलीकरण, प्रसंजी पर भी आता है कि विभूषण क्यों करवाया जाता है, थैलीकरण क्यों करवाई जाती है। और इसके अलावा मेंडल की जो परिभाषा हमने पढ़ी, सबसे पहले हमने कारक पर बात की कि कारक क्या होता है, तो अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाली इकाई को मेंडल ने कारक कहा। बाद में जॉनसन ने उसे जीन का। किसी भी जीन के दो रूप हमेशा जोड़े में मिलेंगे, दूसरे के विकल्प भी होंगे। युग्म विकल्प या एलिलोमॉर्फ कहलाता है। अगर जोड़े के दो रूप समान है तो समयुग्मजी, और अलग अलग है तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। दोस्तों को क्रॉस करना, संकरण, उत्पन्न जो संतति ऑफस्प्रिंग के बच्चे होंगे वो हाइब्रिड कहलाते हैं। अगर कोई हाइब्रिड अपने जन को से श्रेष्ठ निकल गया, संकर ओज कहलाएगा। बाहर से देखने पर जो लक्षण मिलते हैं उसे कहते हैं हम लक्षण पर रूप। जीनी संरचना के आधार पर जो लक्षण होंगे कहेंगे हम जीनी पर रूप या जीनोटाइप। परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पहुंचना परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अगर ये एक ही पुष्प में हो रहा है, स्वयं परागण है, दो अलग अलग पौधों में हो रहा है, तो ये पर परागण है, याद रखिएगा, पर परागण है, याद रखिएगा। तो ये दो विधियां जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, ये दो विधियां जो आपको पढ़ाई है, थैलीकरण और विभूषण, उम्मीद करता हूं तुम लोगों को समझ में आया होगा। कल हम बातें करेंगे मेंडल के प्रयोग पर, मेंडल ने क्या प्रयोग किए थे। एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है। इससे पहले हम बात करेंगे कि मेंडल ने जब मटर के पौधे पर प्रयोग किया होगा तो मटर के कितने जोड़ी लक्षणों पर उसने प्रयोग किए थे, कितने जोड़ी लक्षणों को उसने चयन किया, कितने जोड़ी लक्षणों को उसने चुना, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण कहानी क्या रहेगी इसमें,
तो मेंडल ने जो 7 जोड़ी लक्षणों पर बात करेंगे हम क्या क्या थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो बहुत टिपिकल टॉपिक है वो तुम लोगों को हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। मैं 10वें बेस को लेकर चल रहा हूं, एक बार 10वें बेस पे चल रहा हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।